ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं, रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दुनिया को बता दिया कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचेगा, तो फिर भारत चुप नहीं बैठने वाला। आतंक के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आज भी मन की बात कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ किया कि आतंक का खात्मा आज हर भारतीय का संकल्प है। सेना का पराक्रम जिस पर देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, यह संकल्प और साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की नई तस्वीर है। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा गया है और सभी दल के नेता इसमें एक साथ जा रहे हैं और देश के इस ऑपरेशन सिंदूर की जो विजय गाथा है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक सुर में दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाप को उजागर किया जा रहा है। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन देश की राजनीति में फिर भी तूफान है। विरोधी लगातार आतंक के खिलाफ देश की नीति को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है, राष्ट्रनीति पर राजनीति क्यों हो रही है? इसी को लेकर कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अलग अलग राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रहे सियासी वार पलटवार को देखिए आप। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। 2.5-3 दिन में आप सीज फायर कर रहे हो, घुटनों पे आप पाकिस्तान को ला सकते थे और आप नहीं लाए। अब आने वाले पीढ़ियां पूछेंगी आपसे जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं आपसे। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जो ये समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर एक भी आतंकी हमले हुए, इसे युद्ध समझा जाएगा। ना सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा पा रहे हैं और ना लोकसभा के जो है सत्र बुला पा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से जो है प्रचार जीवी हो चुकी है, खोखली हो गई है ये सरकार। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मर गए। लोगों ने माना कि भारत एक सक्षम देश है जो न्यूक्लियर स्टेट की हैकड़ी भी पाकिस्तान की तोड़कर उसको जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत रायकवाड़ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ संघ के जानकार राजीव तुली इस समय मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से लेकर अन्य राजनीतिक दलों के मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत जरा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत रायकवाड़ जी से करूंगी। प्रशांत जी, मेरी आवाज मिल रही है? प्रशांत जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी आवाज मिल रही है रुमाना जी। जी जरा बताइए सर कि आखिरकार ये राजनीति के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्यों लगाए जा रहे हैं? 3 पॉइंट्स जिनको लेकर ये आरोप हैं सर। जी रुमाना जी, धन्यवाद पहले उस चर्चा में बुलाने के लिए। और दूसरी बात, आरोप राजनीति के इसलिए है क्योंकि राजनीति तो 22 अप्रैल से शुरू हो गई थी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में वो नृशंस हत्या हुई हमारे 26 नागरिकों की, उसके बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे मधुबनी चले गए बिहार में, और उन्होंने कोई भी सर्वदलीय बैठक अटेंड नहीं की। उन्होंने विपक्ष, पूरा देश एक साथ खड़ा था, उन्होंने उसको भी नकार दिया। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे तीनों सशस्त्र सेनाओं ने किया, बहुत ही शौर्य का परिचय दिया।
उसके ऊपर तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक दल ने निकाली। वो तिरंगा यात्रा निकाल करके सशस्त्र सेनाओं के कपड़ा पहन के प्रधानमंत्री जी अपना ब्रांडिंग कर रहे थे। और विपक्ष की अभी भी एक और मांग है कि आप सारी चीज़ों को सदन के पटल पर रखिए, सदन का विशेष सत्र बुलाइए। ये एक असाधारण घटना है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और आप जिनका सत्कार करते हो, आप जिनको अपना आदरणीय मानते हो, अपना मित्र मानते हो, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प करते हो, आप उनके कहने पर भारत कैसे सीज फायर कर सकता है? वो कौन होते हैं हमको सीज फायर बताने वाले? वो कौन होते हैं हमको धमकी देने वाले? वो कौन होते हैं कि टैरिफ वॉर के नाम पर के ये बताना कि हम व्यापार नहीं करेंगे? और भारत और पाकिस्तान जो कि एक भूखमरा देश है, एक भूखमरे देश को भारत के बराबर उन्होंने रख दिया। भारत एक महान देश जिसमें लोकतंत्र है और पाकिस्तान जिसमें कोई लोकतंत्र नहीं है। सेना कभी भी चाहती है तो वहां उठा करके राजनीतिक नेतृत्व को जेल में डाल देती है। सेना जिस देश को चलाती है वो जहाँ की सेना भी रोग है। ठीक है, आपने पॉइंट्स अपने बता दिए। बस मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए प्रशांत जी, मतलब आपको देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा क्यों है सर? डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा करके जब आप सवाल पूछते हैं तो ये राष्ट्रनीति पर राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सवाल पलटकर क्यों ना पूछा जाए सर? सरकार की तरफ से तो क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि साहब किसी की मध्यस्थता नहीं थी, ये तो सीधे सीधे गुजारिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, घुटनों पर आया। प्रशांत जी, 152 देशों की यात्राएं पिछले 11 साल के अमृतकाल में इन्होंने की। और बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए, शॉल दिया है। उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ आज प्रधानमंत्री हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की बात जो आप कर रही हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप, आप जब आता है हिंदुस्तान तो नमस्ते ट्रंप करते हो, माय फ्रेंड ट्रंप बताते हो। पूरा राइट विंग मीडिया से लेकर के पूरा राइट विंग ट्रंप जी के लिए हवन कर रहा था रोमाना जी, मात्र अभी 2024 के नवंबर में, और 2020 में भी कर रहा था और 2016 में भी कर रहा था। नोटबंदी भी उसी दिन हुई थी जिस दिन नतीजे आए थे डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के। और वो अपने आप को दुनिया का गुंडा साबित कर रहा है, वो खुलेआम धमकी दे रहा है और आपका विदेश मंत्रालय एक टिप्पणी तक नहीं कर पा रहा है। आपके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था, हमने पहले यह घटना होने से पहले बता दिया था। और आप मुझे बताइए रोमाना जी, मैं तो एक साधारण से MBA हूँ, आप मुझे समझाइएगा, DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वो रिपोर्ट करते हैं सशस्त्र सेनाओं के चीफ को, यानी आर्मी चीफ को, नेवी चीफ को और वायुसेना के चीफ को। और ये तीनों चीफ रिपोर्ट करते हैं CDS को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, वो रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कैबिनेट की संस्तुति पे ही कोई निर्णय ले सकते हैं। तो अगर DGMO ने मान लीजिए युद्ध विराम किया तो कब कैबिनेट की मीटिंग हुई, कब संस्तुति हुई, द्रौपदी मुर्मू जी ने कब उस पर अपना हस्ताक्षर किया? ये विपक्ष को जानने का है, अधिकार की नहीं है ये लोकतंत्र में। और हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हम विपक्ष है, हमारा सर आपका अधिकार है सवाल पूछना। मैंने तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा मौका दिया और हम इंतजार भी कर रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ आ जाएं। आ गए अब हमारे साथ रोहन गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। अब रोहन जी इस बात का जवाब दीजिए, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि साहब मौका था, पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों पर था, पाकिस्तान का पूरी तरीके से काम तमाम किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके हाथ पीछे खींच लिए गए। ये जो स्थगित कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, भले ही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से समाप्त नहीं किया गया, तो ये इतनी जो जगह है, इतना रूम जो है पाकिस्तान को, इतनी बचने की गुंजाइश पाकिस्तान के लिए क्यों छोड़ी गई? देखिए रोमाना जी, मुझे नहीं लगता है कि डिप्लोमेसी जो है वो कोई न्यूज चैनल में बैठ के हम लोग डिबेट में तय करें। ये देश की सेना के विवेक पे और देश की सरकार के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। देखिए विपक्ष का विरोधाभास देखिए, कैसे गोल पोस्ट चेंज करते हैं। जब पहले ट्रंप का राब आलाय रखा, अरे आपने कैसे ट्रंप को करने दिया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अब जब ये आ गया कि DGMO ने कहा था, 3:35 पे पाकिस्तान के DGMO का फोन आया कि हमको युद्ध विराम करना है, हमको एस्केलेशन नहीं करना है, हमने उसको स्वीकार किया। ये सब सबके सामने आ गया कि सैन्य का हमारा एक निर्णय था। आज अब उस निर्णय पर सवाल उठाने लग गए। देखिए अभी भी कह रहा हूं, जो हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। कई बार आपको स्ट्रेटेजिक पॉज लेना पड़ता है। अगर हम लोग इसमें भी सेना के विवेक पे सवाल पूछेंगे, सरकार के विवेक पे सवाल पूछेंगे, तो फिर सवाल ही करते रह जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। देश को साथ में मिलकर
रोहन जी, मेरे एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूँ। आपने बहुत सही बात कही सर, मतलब इतना सीरियस इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है कि न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में तो बैठकर तय होगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो विपक्ष वाले सर बार बार कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुला लीजिए, या फिर वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो जाए जिसमें खुद प्रधानमंत्री आ जाएं, तो वैसा कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए सर, ताकि इनके सारे सवाल भी सामने आ जाएं, सदन में जब चर्चा हो तो देश को भी पता चल जाए। सर न्यूज़ चैनल पर तो देखिए बैठकर ये होगी नहीं बात, ये तो मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर। आइए देखिए रोमाना जी, जब से पाकिस्तान ने हिमाकत की, पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी, सबने कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ में, आप एक्शन लीजिए। उसके बाद जब जब भी जरूरत पड़ी हर जगह पे किस प्रकार से सबको मिलकर करना है, अभी तक ये भी होगा, पर एक समय का तकाजा होता है रोमाना जी। अभी हमने इसमें पॉज नहीं लिया है, हमारा कूटनीतिक फेज चालू हो चुका है। हमारे सांसद मिलकर छाती गदगद फूल जाती है, तब विपक्ष के भी सांसद जाके देश की बात रखते हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं, ये सारी चीज होगी। पर यहाँ पे जो मुद्दा है रोमाना जी, विपक्ष की जो मानसिकता है, जो नियत है कि आपको हर चीज पे सरकार को घेरने का या गोल पोस्ट चेंज करने का काम करना है। मैं आपको पहला दिन याद दिलाता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब 12 दिन तक हर रोज सवाल सरकार को पूछा गया, अरे कब एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे। जिस दिन एक्शन ले लिया आप उनके सवाल देखिए वापस, अरे आपने एक्शन लिया, ये क्यों नहीं किया। तीसरी बात, जब दूसरी बार रिटेलिएशन पाकिस्तान ने किया तब भी हमने जवाब दिया, वापस इनके सवाल बदल गए। उसके बाद सवाल क्या आ गए, अरे किसने कर दिया युद्ध विराम, किसने कर दिया। उसके बाद हमारा कितना नुकसान हुआ। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के सवाल विपक्ष को पूछ के जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, उसके मीडिया को मौका देना चाहिए। सवाल खत्म होता है और फिर विपक्ष की तरफ से दूसरा सवाल सामने रख दिया जाता है। ये चुनौती है सरकार के लिए, विपक्ष को संतुष्ट तो सरकार बिल्कुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एक के बाद एक सवालों के साथ तैयार है। आप सही कह रहे हो सर, मैं आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मुझे लगता है वो इस बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और जब से पहलगाम का हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, वो जिस तरीके से खुलकर सरकार ने जो कदम उठाया उसकी सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आदिल हसन साहब, विपक्षी दलों को असदुद्दीन ओवैसी से क्या सीखने की जरूरत है, जरा जल्दी से ये बता दीजिए। मैम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी भारत का मामला हुआ है भारत के साथ खड़े हैं। 2012 में जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे के आए। हम बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है, बिन बुलाए अफगानिस्तान से उड़े और नवाज शरीफ की बिरयानी खाने चले गए, जिन्ना के मजार पे फातिया पढ़ने चले गए अडवाणी जी की तरह। हम वो नहीं है, हम भारत के साथ है, मरते दम तक, आखिरी सांस तक भारत के साथ रहेंगे। और आज बीजेपी को ये सोचना चाहिए, जिसको कल तक जिन्ना और पाकिस्तान और कटमुल्ला बोलती थी, आज विदेश में वही जाकर आपकी वकालत कर रहा है। भारत की वकालत वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और वही मुस्लिम MP कर रहे हैं। एक सेकंड, मुस्लिम MP सर, अब भारतीय नागरिकों को हिंदू मुसलमान की नजर से आप लोग देखेंगे। अब मुस्लिम MP की पहचान हो गई है। नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके नाम के साथ आपने बैरिस्टर लगाकर शुरुआत की, अब आपने उनकी पूरी की पूरी पहचान कहां लाकर समेट दी कि एक मुसलमान MP। क्या मुसलमान है असदुद्दीन ओवैसी, इस वजह से सरकार ने उनको चुना और भेजा है सर? और सर ये नहीं, आप ही को सुनूंगी, आप ही के पास आ रही हूँ, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए ना, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात ये कि ये जो बार बार आप लोग कहते हैं कि साहब चले गए थे पाकिस्तान और वहां पर नवाज शरीफ के यहाँ मेहमानदारी कराकर वापस लौट आए, तो सर अपने घर का कोई फंक्शन उस चक्कर में थोड़ी गए थे, देश के लिए गए थे। देश हित में बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ राष्ट्र के हित जुड़े होते हैं, और ऐसे में पड़ोसियों के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, सकारात्मक पहल हिंदुस्तान की तरफ से तो की गई थी सर, तो फिर हर चीज में सवाल क्यों उठाते हैं सर आप लोग? मैम, जब भारत मुंबई पे हमला हुआ था, पार्लियामेंट सेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बुलाए थे और लाल कृष्ण अडवाणी जी ने सराहना किया था, जो बीजेपी के सब कुछ थे लाल कृष्ण जी, उसने किया था। और पार्लियामेंट में भुदूड़ी MP ने किस तरीके से कटमुल्ला होकर गाली दिया था, बीजेपी का वो MP था और दानिश साहब MP को गाली दिया था। और बैरिस्टर साहब को सुबह शाम बीजेपी राइट विंग के लोग गाली बकते हैं, आज देश की शान बढ़ाने के लिए वही बैरिस्टर साहब गए। आप विदेश मंत्री पर एक्शन नहीं लिए, आपका बीजेपी का MP बोलता है नतमस्तक हो जाएंगे, और एक प्रोफेसर जो है महमूद अली, उस पर आप एक्शन ले लेते हैं। यही आप इंसाफ करते हैं, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करते हैं। ये तो हमारे लिए फकर की बात है कि भारत के लिए आज मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा है, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। हम इनकी तरह नहीं। और नवाज शरीफ क्या उनके फैमिली फंक्शन में गए थे नरेंद्र मोदी जी, कोई बायलैटरल टॉक पे नहीं गए थे। और ये भारत सरकार का दायित्व है कि अपोजिशन को बुलाए, आप कैमरा लाइव कैमरा ऑफ करवा दीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो बिहार में आके नीतीश जी के साथ हा टीटी कर रहे थे
ऑपरेशन 22 को हुआ, 24 को बिहार में मधुबनी में रागा आलाप रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और हर दिन नरेंद्र मोदी इस चीज को रागा बांध देंगे। प्रधानमंत्री, सबसे कम पार्लियामेंट में जाने वाले प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं फेस करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री इतना छुप के क्यों रहते हैं? स्टेज पर तो बहुत रहते हैं, टीवी पे तो बहुत रहते हैं, ठीक है, चैनलों का ठीक है। मैं जवाब लेती हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। मुझे तो लग रहा था आप कोई और जबान बोलेंगे, लेकिन आपके हमलों में तो कहीं कोई कमी नहीं आई है। पर आपने एक यहाँ पर बुनियादी सवाल खड़ा किया है, और इस सवाल के लिए जरा सा हमारे साथ हैं राजीव तुली जी, हैं हमारे साथ। राजीव तुली जी को जरा पहले ले आइए। राजीव तुली जी, यहाँ पर एक बुनियादी बात जो आदिल हसन की तरफ से कही गई, हालांकि पहले तो मैंने उनको टोक दिया कि साहब आप असदुद्दीन ओवैसी की जो पहचान है वो सिर्फ एक मुस्लिम सांसद के तौर पर क्यों सिमेट रहे हैं, उसको क्यों वहां पर लिमिट कर रहे हैं, पर उनकी तरफ से आगे जो बात कही गई सर, तो ये तो सर देखने के लिए मिल रहा है वाकई में ये जो अलग अलग डेलीगेशंस भेजे गए हैं, इसमें अगर मुस्लिम एमपीज का प्रपोर्शन देखा जाए अक्रॉस पार्टी लाइंस और डेलीगेशन के हिसाब से अगर प्रपोर्शन देखा जाए सर, तो उस लिहाज से तो मुस्लिम एमपीज का कहीं पर भी रेशियो दिखता नहीं है सर संसद के अंदर, या फिर मुस्लिम सदस्य कह लीजिए आप, जिस तरीके से बाकी जिन लोगों को जगह दी गई है इसके अंदर। तो ये क्या कोई खास वजह है सर, ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दी गई है इन डेलीगेशन के अंदर? राजीव तुली जी। धन्यवाद रोमाना जी। महाभारत में एक प्रसंग, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी धन्यवाद रोमाना जी। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें कौरव और पांडव जब बाहर की किसी तीसरी ताकत से लड़ते हैं तो युधिष्ठिर वयम पंचाधिकम शतम, माने हम दोनों मिलाकर के 105 हैं बाहर वालों के लिए, ऐसा कहकर पांडवों को कौरवों की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। परंतु अंततः महाभारत होता है और महाभारत में सब कौरव मारे जाते हैं और पांडव विजयी होते हैं। अभी जब देश के सामने कोई संकट है तो देश के सब विचारधाराओं के सब नागरिकों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और जो वो हुए भी। अभी उसमें AIMIM के जो प्रवक्ता है, परंतु उन्होंने उसको डाइसेक्ट कर दिया, उन्होंने उसमें एक अपने नेता को लेकर के हिंदू और मुस्लिम का एक विभाजन खड़ा करने का प्रयास किया है। देखिए देश से बाहर जब जा रहे हैं तो देश से बाहर हम 150 करोड़ ही हैं, देश में बाहर हम 80% और 20% वाला आंकड़ा लेकर के नहीं जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा, सरकार को देश के हित में जब भी लगता है, आप देखिए जब यूनाइटेड नेशंस में इंदिरा गांधी जी को भाषण करवाना था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भेजा था, उन्होंने वहां जाकर के भाषण दिया था, भारत का पक्ष रखा था। इसी प्रकार आज यदि देश विश्व के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की आवश्यकता है तो सरकार ने भी जो लोग उचित हैं वो काम कर सकने के लिए, चाहे वो शशि थरूर साहब होंगे, चाहे वो बैरिस्टर ओवैसी साहब होंगे, सुप्रिया सुले होंगी, कांजी मोजी, कोई भी किसी भी अक्रॉस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अक्रॉस द विचारधारा, सब विचारधाराओं के लोगों को रिप्रेजेंटेशन वहां दिया है, तो सरकार ने ही तो दिया है। अब आप देश में रहेंगे, अब समस्या क्या है कि ये सब लोग राजनीतिज्ञ हैं, अपनी अपनी सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए देश के भीतर ये सब बातें राजनीतिक दल करेंगे ही, करनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं ना। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते। हाँ सर, ये जो डेलीगेशंस बाहर गए हैं, जिक्र सर देखिए रोहन जी की भी तरफ से किया गया कि साहब वक्त का तगाजा देखकर बात रखनी चाहिए, और शायद विपक्ष जो है वो वक्त का, समय का सम्मान नहीं कर पा रहा है। सर इस पर मैं आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनडीए के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तीसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं, यह प्रधानमंत्री की तरफ से साफ किया गया है। पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर का फैसला लिया गया है, यह प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, जरा जल्दी से अब आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त मौजूद हैं, जरा मनोज काका से ही जान लेते हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कह दिया है कि भारत पाकिस्तान ये जो सीज फायर हुआ है इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। अरे अब तो मान जाइए हुजूर, ये अभी भी सवाल होगा। मनोज काका जी। नहीं रोमाना, सवाल तो हमेशा होगा, क्योंकि सरकार से सवाल करने का हक लोकतांत्रिक हक है। किसी भी लोकशाही और जमहूरियत में सवाल से ही और
सवाल और संघर्ष, दो चीज से ही लोकशाही समृद्ध होती है। अगर प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है तो स्वागत योग्य है। आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने नकारा, लेकिन ये बात उसी दिन 10 तारीख को ही, जैसे ही सबसे पहले हमको, आपको, आपका ही चैनल मैं देख रहा था, संयोग से कहीं था मैं, और सबसे पहले यही आया पूरी दुनिया ने और आपने, आपकी तरह जो एंकर थे, यही कि ट्रंप ने घोषणा करी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को रोका गया है। तो उसमें तीसरे पक्षकार तो ट्रंप हो रहे थे, उसी को तो हम आप सवाल खड़े कर रहे थे। कम से कम विपक्ष के सवालों का संज्ञान लिया, और विपक्ष के सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा शिमला समझौता है 1972 का, कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है और उस पर कभी भी तीसरे पक्ष के किसी भी तरह का हस्तक्षेप इनकार नहीं किया जा, किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो वही बात तो हमारी पार्टी और हम लोग लगातार कह रहे थे। एक साथी जो कह रहे थे, विरोधाभास की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बीजेपी विपक्ष के लोगों में विरोधाभास है, सबसे ज्यादा विरोधाभास आप में है। आज तो मॉरिशस में निशिकांत दुबे जैसा नफरती व्यक्ति भी अच्छी बात बोल रहा था। वही बात तो हम लोग कहते हैं कि वही बात अपने देश में बोलो, कि हम नागरिकों की भावना की बात करें, हम नागरिकों के समृद्धि की बात करें। जो सांसद यहाँ बयान देता है, SY कुरैशी साहब को मुस्लिम आयुक्त बताता है, आज कितनी अच्छी बात कर रहा था। तो सबसे ज्यादा दोहरापन और दूसरा जो बहुत घटिया शब्द है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। अभी हरियाणा का एक राज्यसभा सांसद ने बेटियों को क्या कहा कि वीरांगनाओं वाले भाव नहीं है, और आपके सांसदों और आपके नेताओं की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश और देश के हाईवे से लेकर के और बलिया के रघुवंशी का आपने, सुशील रघुवंशी का आपने चरित्र चेहरा देखा ही है। तो बीजेपी का पूरा चाल चलन, चरित्र और व्यवहार सब इनके जो कर्मों से मेल नहीं खाता है। फिर समाजवादी पार्टी ये कह रही कि हमें अपने सेनाओं के पराक्रम पर कोई कहीं भी संशय नहीं है, हम उनके बहादुरी को सलाम करते हैं। श्रद्धेय नेताजी तो देश के, रोमाना, श्रद्धेय नेताजी देश में कैसे रक्षा मंत्री हुए, पूरा देश और देश की सेनाएं उन्हें आज भी नमन करती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल थे उसके जवाब मिल गए ना। अब तो प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की है। ये ट्रंप वाला जो इशू था उसको क्लोज मान लिया जाए। जी हम प्रधानमंत्री के अधिकृत बयान का, अगर प्रधानमंत्री अभी आपने चलाया है, अगर वो ट्वीट करते हैं, उनका अधिकृत बयान आता है तो हम उनको सम्मान करेंगे। और मैं प्रधानमंत्री से, हम सभी देश का 140 करोड़ जनमानस ये जानना चाहेगा और कहेगा कि भारत के संप्रभुता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप तन के खड़े रहिए। आपने 58 देशों की, 59 देशों की अधिकृत यात्रा करी है, और एक जो बात है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश जब युद्ध का, अभी 2-4 दिन जब युद्ध में रहा, 7 से लेकर 10 तक एक दुनिया का मुल्क हमारे साथ नहीं रहा। तो ये भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनकी सामरिक यात्राएं और सामरिक रूप से वो सरकार क्यों फेल हो रही है। नहीं, इस पर मैं जवाब दूंगी। ये जो आपने सवाल उठा दिया है, ये जो आपका सवाल उठा दिया है, देखिए यकीनन इसका नो में और विद एग्जाम्पल आंसर जो है वो रोहन गुप्ता जी देंगे। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से कृष्णा हेगड़े जी का हम रुख कर लेते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनडीए के मुख्यमंत्री और वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी साझा कर दी गई है, किसी ने मध्यस्थता नहीं की है, पाकिस्तान घुटनों पर आया और उसने गुजारिश की, तो फिर ये फिलहाल जो एक तरीके से समाप्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया ऑपरेशन सिंदूर। मेरा सवाल यह है कि सर्वदलीय बैठक अगर बुला ली जाए, आपकी नजर में सर्वदलीय बैठक अगर बुला ली जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए, तो ये जितने सवाल हैं विपक्ष के मन में उन सबके जवाब मिल जाएंगे। सर, ये सियासत बेकार की सियासत है, इस पर विराम लगेगा कृष्णा हेगड़े जी, या नहीं फिर भी कुछ नहीं होगा? रोमाना जी, ऐसा है कि ये सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है जी, और सम्मान्य प्रधानमंत्री का जो प्रेरोगेटिव है उनके पास रहना चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। काका जी ने कहा कि विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन विपक्ष को पाकिस्तान का हक रखने का अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान और विपक्ष के जो लीडर है और प्रवक्ता है, वो पाकिस्तान के साथ सुर मिलाकर बात कर रहे थे, पाकिस्तान का आलाप लगा रहे थे, पाकिस्तान का पक्ष लगा रहे थे। और एक नहीं, आप इमरान मसूद देखो, अजय राय देखो, रॉबर्ट वाड्रा देखो, राहुल गांधी खुद देखो, पवन खेरा देखो, सब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। तो पूरा देश जब सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है
कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी है पाकिस्तान और की इसमें भाषा देश बोल की रहे थे, जनता जरा को आपत्ति है। और मुझे लगता है 2 सेंटेंसेस का एग्जांपल दे दीजिए सर, वो पाकिस्तान की भाषा वाला, आसानी होगी मुझे आगे सवाल पूछने में ना। देते चलिए सर, उदाहरण देते चलिए पाकिस्तान की भाषा वाले। आज भी राहुल गांधी जो गए हैं और कहे कि जो देखिए जब अजय राय ने कहा कि नींबू मिर्च लगाई है राफेल पे और क्यों नहीं उड़ा रहे हैं, जब राहुल गांधी पूछ जाते हैं वो बात कर रहे हैं। दूसरे जो पवन खेरा ने जो बातचीत की है, क्या बातचीत की हम जानते हैं, पूरी देश और दुनिया ने देखा है, पब्लिक डोमेन पे ये बात है। मैं कांग्रेस को एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद हमारे जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, उनको तहस नहस कर दिया। 26/11 के आतंकी हमले के बाद आपने क्या किया? मुंबई बम ब्लास्ट के हमले, बस ब्लास्ट के हमले के बाद आपने किया क्या? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के हमले के बाद आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। और सैकड़ों ऐसे आतंकवादी हमले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, उनके राज में हुए, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। उनसे जरा ये जान लेते हैं ना, दरअसल क्या खींच कांग्रेस पार्टी की इसीलिए, वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे, वो कांग्रेस के लिए इसीलिए हैं क्योंकि 26/11 और 26/11 के बाद तो हमने नहीं देखा इस तरीके की कोई, मतलब घर में घुसकर एलओसी नहीं, आईबी पार करके आतंकवाद के अड्डों को तहस नहस करना तो दूर की बात है। हमने तो कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक की भी तब कोई खबर नहीं सुनी, उल्टा यही सुना कि किस तरीके से सेना जवाब देना चाह रही थी। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक सहमति बनी सियासी तौर पर वो ये कि नहीं, हम डिप्लोमेटिकली ही इससे निपटेंगे। तो ये क्या कहीं ना कहीं खींच है रायकवार साहब कि हम नहीं कर पाए जब हम सत्ता में थे, अब मोदी सरकार क्यों कर रही है, और ये कर रही है तो इनकी इतनी वाहवाही क्यों हो रही है, तो फिर हम बाल की खाल निकालेंगे। आइए प्रशांत रायकवाड़ जी। थैंक यू रोमाना जी, टेक्निकल एरर की वजह से मैं कनेक्टेड नहीं था। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। कुछ मैं सुन रहा था, पहले कोई बोल रहा था कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। गृह मंत्री जी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। 26/11 के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। वो राणा का एक्सट्रेडिशन हुआ, डेविड हेडली का एक्सट्रेडिशन हुआ, क्योंकि उस समय डॉसियर दिया गया था। उस डॉसियर की बेसिस पे 5 लोग उसी समय मौका वारदात पे मारे गए थे और अजमल कसाब की फांसी हुई। उस समय तहव्वुर राणा वाला तो अभी मोदी सरकार के समय हुआ ना सर। सर तहव्वुर राणा वाला तो अभी मोदी सरकार के समय हुआ, और इसकी जो शुरू होती है ना, इसकी फॉर्मेलिटीज भी सर 18 या 19 में शुरू हुई थी सर। सर इसकी फॉर्मेलिटीज मैं बता रही हूँ सर, 18 या 19 में इसकी फॉर्मेलिटीज शुरू हुई। प्रक्रिया अरे रोमाना जी आप ही बन जाइए ना प्रवक्ता, आप ही बन जाइए। मैं बता दूं, कोई प्रोसेस शुरू होती है, जब प्रोसेस शुरू होगी तब तो क्लोज होगी। अगर डॉसियर दे ही नहीं, हाँ मैं भी फैक्ट रख रहा हूँ। 26/11 के बाद जब ये हमला हो गया, उसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर उसकी एनआईए को जांच सौंपी गई, फिर एनआईए ने डॉसियर बनाया, डॉसियर पूरे दुनिया के देशों में दिया गया, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराया गया, एक रोग नेशन घोषित कराया गया, और उसके बाद 2015 में मोदी जी शॉल देने चले गए नवाज शरीफ को। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राहुल गांधी गए थे पुंछ में, उन्होंने सब जितने पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की और मुआवजे की मांग रखी। क्या ये अलोकतांत्रिक मांग है? दूसरी बात। तीसरी बात, आपने देखा होगा रेड कारपेट डाली गई अमित शाह जी के लिए, गृह मंत्री के लिए। अरे भाई आप विनम्र तरीके से जाते, आप श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, जो मृतक परिवार थे आप उनसे मिलते, आप उनके प्रति संवेदना जाहिर करते। आप तो रेड कारपेट पे चल रहे थे पहलगाम के हमले के बाद, आपने कोई उसकी आज तक जिम्मेदारी नहीं ली। रोहन गुप्ता जी पूर्ववर्ती साथी हैं हमारे, आप उस तरफ चले गए, पता नहीं किस सत्ता की मलाई काटने के लिए उधर चले गए, ये वो जानेंगे। तो अरे रोहन जी आप फोन में लाकर ये तमाम सवाल पूछिएगा ना सर, आपके पुराने दोस्त हैं। अभी आप टॉपिक पर रहिए ना, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर। यहाँ पर आपने जो मैंने शुरू में आपसे पहला सवाल पूछा कि साहब आपको आपत्ति किस बात पर है, तो मतलब आपको मेजर आपत्ति किस बात पर है सर कि बीजेपी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकाल रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों जैसे कपड़े पहन लिए इस पर, या फिर आपको इस बात पर आपत्ति है कि साहब 22 को पहलगाम हमला होता है और 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जाते हैं बिहार मधुबनी और वहां से ये हुंकार क्यों भरते हैं कि कठोर सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी जो इससे पहले कभी मिली नहीं होगी, धरती छोटी पड़ जाएगी। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं बिहार से कही थी 24 अप्रैल को, अगर आपको ध्यान होगा। या फिर आपको इस बात पर आपत्ति है सर कि अभी तक गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप वाले मामले पर तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी साफ कर दिया है कि साहब कोई मध्यस्थ नहीं था। अब मुझे बताइए आपको आपत्ति किस बात पर है? तिरंगा यात्रा निकालने पर सर, बिहार चले जाने पर सर, सैनिकों जैसे कपड़े पहन लेने पर सर, किस बात पर? जी जी जी। समस्त व्यवहार पे, सत्ता पक्ष के समस्त व्यवहार पे, और आपको याद दिला दूं
ये प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बताए थे, मेरे रक्त में पैसा बहता है, अब इनके रक्त में सिंदूर बहने लगा। क्या अस्पताल में अगर खून चाहिए होगा तो क्या सिंदूर पानी में मिला के दिया जाएगा? इस प्रकार की छोटी बातें, ऊंची बातें करते हैं जैसे कि कुछ जानते ही नहीं है, बिल्कुल एकदम असभ्य, एकदम जानकार हैं। और आप मुझे बताइए ये सारे मुद्दे छोटी बातें, ओछी बातें आपको हो सकता है लग रही हूँ, विपक्ष को हो सकता है लग रही हूँ सर, आपके समर्थकों को लग रही हूँ, लेकिन यही बातें सर बड़ी गाढ़ी बातें, गूढ़ बातें हो सकता है उनके समर्थकों को लग रही हो सर। नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ, ये छोड़ देते हैं सर, ये दर्शकों के विवेक पर ही छोड़ देते हैं। आपने अपना नजरिया रख लिया ना, बढ़िया है, आपने अपना नजरिया रखा। अब मैं रोहन गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ और जरा रोहन जी से कहते हैं, पूछ लेते हैं सवाल। रोहन जी, दो सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तो वो इस्तीफा वाली बात कि साहब 26/11 के बाद कांग्रेस बार बार ये कहती है कि जिम्मेदारी तय हुई थी, जवाबदेही तय हुई थी और तब के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है सर, जो अभी कुछ देर पहले विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत का साथ ही कौन दे रहा था? विदेश के सारे देश जो हैं उनमें से क्या कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था? जरा सर बताइए आप यहां पर विद एग्जाम्पल। रोमाना जी, जिस प्रकार से अभी विपक्ष के सदस्य बात कर रहे थे, ये ऐसी बात है कि 65 साल से एक बच्चा फेल हो रहा है एग्जाम में और जो डिस्टिंक्शन लाने वाला बच्चा उससे सवाल पूछते हैं, भैया तेरे 2-4 मार्क कम क्यों है? अपने आईना तो झांक के देखे अपने आप में। 1947 से क्या ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। अब 9/11 के हमले के बाद में उनके मंत्री सूट बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं उनको जो इलाज हो जाए उसके लिए मैं आया हूं, और आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं। आज जो अभी ये बात कर रहे थे ट्रंप की, जो आज मोदी जी ने जो बात कही, डीजीएमओ इंडिया ने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमको अप्रोच किया। अब आपकी नियत में ही खोट है, सवाल पूछिए, पर सवाल के पीछे आपकी नियत राजनीति की है तो वो देश माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। आप ये पूछेंगे, नहीं सुनिए, एक मिनट रुमाना जी, आपने सवाल पूछे, आपने जयशंकर जी पे सवाल उठाए, ये बचकाना बात नहीं कि देश के विदेश मंत्री के ऊपर सवाल, अरे आपने पहले से बता दिया। ऐसी बात कौन सा विपक्ष कर सकता है? पाकिस्तान में भी उनके मीडिया कहता है कि ऐसे तो बचकाना हमारा विपक्ष व्यवहार नहीं करता है। प्रधानमंत्री पे सवाल उठाना, ये कहना कि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी, फिर भी प्रधानमंत्री ने, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष का स्टेटमेंट कि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जनता की नहीं थी, इसलिए पहलगाम में लोगों की जान गई। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का काम सवाल पूछने में वो अपनी लिमिट क्रॉस कर लेंगे, जनता माफ कर देगी? बिल्कुल नहीं। सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। उसका लेकिन रोहन जी, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए ना। अभी मतलब आपने यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया को सर आप ले आए, अब पाकिस्तानी मीडिया का तो सर कहाँ ही उदाहरण दें? पाकिस्तानी मीडिया में तो स्टार प्रचारक है। नहीं सर, पाकिस्तानी मीडिया में तो सर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर भी सर वहां पर बड़े तबसरे हो रहे थे, बड़े विश्लेषण हो रहे थे सर। आई एम श्योर अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को इतना फॉलो कर रहे हैं सर, तो आपने वो भी देखा होगा किस तरीके से विदेश मंत्री का जो बयान है उसको लेकर भी वहां पर बहुत हंसी मजाक हो रही थी सर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वापस बोल रहा हूं, इनके नेता अभी पाकिस्तान मीडिया में स्टार प्रचारक हो गए। अब वहां चुनाव लड़ जाएंगे, इंडिया में तो नहीं जीतेंगे, वहां बिल्कुल जीत सकते हैं। मजाक बना के रखा हुआ है। अरे आप सवाल पूछिए, सरकार का काम है जवाब देने का, पर सवाल पूछने के पीछे की नियत देशभक्ति होनी चाहिए, नहीं कि आपकी ओछी राजनीति। मनोज काका, सवाल पूछने की नियत होनी चाहिए, देशभक्ति वाली, ओछी राजनीति वाली। ठीक है, मनोज काका के पास चल रहे हैं, जल्दी से आइए। रोमाना, मैंने बहुत तत्परक सवाल पूछा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल बरगलाने लगे। मैं इनसे पूछा कि उन मुल्कों का सिर्फ नाम ले लो, इतना इसमें क्या मैथमेटिक्स अलजेब्रा है कि बता नहीं पा रहे हो? आप उन मुल्कों का नाम लो जो 7 से 10 के बीच में जिन मुल्कों के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि हम भारत के साथ हैं। एक भी देश नहीं रहा। जो रशिया जैसे मुल्क जो हमारा हमेशा देश रहा, वो बिल्कुल गलत, प्रेसिडेंट जाकर के वहां आप नाम लो उन राष्ट्रों का नाम लो, आप नाम को ले नहीं पा रहे हो। बिल्कुल आपको कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर देश को फेल कर चुके हो और अपनी प्रशंसा चाहते हो। हम लोग प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। मनोज जी, जरा स्क्रीन पर मुझे लेकर आइए, मनोज जी के साथ मुझे लेकर आइए। मनोज जी, आपने सुना अभी रोहन जी ने सर सऊदी अरब से लेकर यूएई से लेकर सर सबके नाम गिना दिए, और ये वो मुस्लिम देश हैं सर जिनका स्टैंड हमेशा ये होता था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? सऊदी अरब हमारे साथ था सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी के दौरे पर थे ना, वहां से वो वापस आए।
किसी मुल्क ने यह अधिकृत रूप से बयान नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे देश के हक में खड़ी रहे, हमारे संप्रभुता बनी रहे। हम आतंकवाद के खिलाफ हमारी फौजों ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है, अब हम उनके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन झूठ बोल दो ना, मैं आपसे चाहूंगा एक आप उनका अधिकृत बयान उसकी यूएई के वेबसाइट पर चाहे सऊदी अरब के वेबसाइट पर दिखाओ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप, अभी दिखाओ, मैं मान लूंगा। रोहन जी के पास चलते हैं जरा दर्शकों को, रोहन जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। रोहन जी आइए, वो कह रहे हैं कि साहब ये सारी की सारी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से आती रही, आप एक औपचारिक बयान की बात कर रहे हो। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, यहाँ पे नॉलेज के बिना मत आइए, आप चालू चैनल में गूगल में जाके सर्च करिए और बताइए आपके देश को रशिया का स्टेटमेंट है, यूएई का स्टेटमेंट है, फ्रांस का स्टेटमेंट है, आपको मैं मान क्या बात कर रहे हैं आप यहाँ पे अपना नॉलेज मत दिखाइए, आपको मालूम होना चाहिए देश के खिलाफ क्या होता है। तुम्हारे देशों ने कहा कि भारत की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ की, हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हर बार सरकार के ऊपर सवाल, सर एकदम से कोई स्टेटमेंट थोड़ी निकाल कर आपको दे देगा, आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा समय दे देती हूँ, यहाँ पर आप स्टेटमेंट दिखाओ। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं लेकर आए होंगे ना यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, सारे देशों के जो भी उस समय जारी किया गया। मैं एक सेकंड मैं जरा सा तुली जी का रुख कर लेते हैं, हम तुली जी का रुख कर लेते हैं जरा। तुली जी, आपने जिस बात का जिक्र पहले किया था सर, आप महाभारत काल में चले गए थे और पांडवों और कौरवों की आपने बात की थी सर, और तो कुल मिलाकर सर वो कहते हैं ना इतिहास को खुद को दोहराता है, तो अभी भी यही हो रहा है सर कि ये पक्ष विपक्ष ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और इसी वजह से दुनिया में एकजुटता वाला संदेश दिया जा रहा है सर दुनिया भर में, लेकिन घर के भीतर यही राजनीति और यही राजनीति का मिजाज। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि इससे देशहित उसको कहीं झटका तो नहीं लगेगा? तुली साहब देखिए रोमाना जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, पोस्ट ट्रूथ का जमाना है, फैक्ट्स पे बात नहीं होगी, फैक्ट्स के अलावा सब बातों पर बात होगी। अब जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ दिए जा रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा दिए जा रहे हों, आप पाकिस्तान का कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए, वो उसी को कोट करके अपने देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो हाईलाइट हुई है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने देश में जो एकजुटता इनिशियली दिखी थी उसको लंबे समय तक नहीं चला पाने के कारण से एक जनता में तो एक विजय का भाव है, आम जन में, नागरिकों में तो विजय का भाव है, परंतु ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके कारण से पाकिस्तान इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनाने में जो है वो सफल हो रहा है कि हमने भारत के एसेट्स को नुकसान पहुंचा लिया, हमने शायद राफेल गिरा लिए। वो तो सर हमारे जो विदेश मंत्री का बयान है उसको लेकर भी वहां पर, और विदेश मंत्री क्योंकि आप जानते हैं वो कितनी बड़ी पोस्ट होती है, तो वो तो उस बयान को लेकर भी वहां पर बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बताओ, इनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इन्होंने पहले हमें सूचना दे दी थी, हमें सूचना क्यों दी अगर आपको एक्शन लेना था, मतलब हम अपने लोगों को बचा लें, मतलब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं सर। तो ये जो बयान है सर, ये बयान हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कह रहा है जी मैं रोमाना जी वही कह रहा हूं रोमाना जी, मान लीजिए विदेश मंत्री का ये बयान है 100% ठीक है, उन्होंने कहा है, तो भी पाकिस्तान कुछ बचा पाया क्या? पाकिस्तान अवॉक्स बचा पाया क्या? पाकिस्तान उन 9 लोकेशंस पे जहां पर मिसाइल मारी, 24 मिसाइल्स गिरी, वहां पर लोगों को, वहां पर बैठे हुए आतंकवादियों को बचा पाया क्या? वहां के जो आतंकवादियों का पूरा परिवार, 12 लोग जिनकी मैयत जो है वो उसका वो फातिया पढ़ते हुए सब टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान ने दिखाया, वो उसको बचा पाया क्या? तो ये आप इस बयान को ऐसे क्यों नहीं देखते कि यहां से मिसाइल छोड़ने के बाद बताया हो कि हमने आपके जो ये टेरर ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए किया है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा सर कि ये बयान, क्योंकि हम ये बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था पाकिस्तान में जो है वो बढ़ चढ़कर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तो हवा निकल रही है सर। हमारे किसी भी नेता के बयान को मतलब फिर पाकिस्तान तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है ना सर, फिर तो ये बात ही बेकार हो जाती है ना। वहां पर भी सिर्फ राजनीति हो रही है, और ये तो पोल खुल चुकी है पाकिस्तान की, किस तरीके से हमने पाकिस्तान में घुस करना सिर्फ आतंकवाद के अड्डे तहस नहस किए सर, बल्कि हमने एयर बेसिस जो है उनकी, एयरफोर्स स्टेशन जो है उनके, उनको तहस नहस किया। मैं जरा जल्दी से आदिल हसन का रुख करूंगी। और दीजिए रोमाना जी। लीजिए सर 20 सेकंड लीजिए।
केवल 20 सेकंड दीजिए रोमाना जी, केवल 20 सेकंड। हम दो बातें इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हम दो बातें भूल रहे हैं जिसके एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। वो ये कि पहली स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बयान आना कि हम एस्केलेट नहीं चाहते हैं। दूसरा जेडी वेंस का यह बयान कि यह भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू एंटरिंग इनटू दिस मैटर। ये ऐसे दो बड़े राजनेताओं के दो बयान हैं जिसकी हम अनदेखी करते हैं, और उस अनदेखी के कारण से बहुत बड़ी गलतियां यहाँ के राजनीतिक दल विशेष रूप से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जेडी वैंस का वो बयान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही साथ उसी बयान में जेडी वैंस की तरफ से ये भी कहा गया था क्या हो गया कि पाकिस्तान को तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर अमेरिका की नजर थी। मैं आगे बढ़ रही हूं, जल्दी से जरा हम आदिल हसन का रुख करेंगे। आदिल हसन साहब, दिक्कत विपक्ष को यही हो रही है क्या कि भारत ने इस बार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है? अच्छा, रोहन जी ने वो स्टेटमेंट्स भी निकाल लिए हैं। रोहन जी आ रही हूं, 1 मिनट आ रही हूं आपके पास बस, लेकिन उससे पहले जरा आदिल हसन साहब कि दरअसल सरकार की तरफ से इस बार आतंकवादी हमला होगा तो मतलब देश के खिलाफ युद्ध, हमने एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है सर। इसी वजह से विपक्ष को लग रहा है कि जो काम वो नहीं कर पाए इतने साल सत्ता में रहते हुए, बीजेपी बाजी मार ले गई। मैम हम सेना के शौर्य पर कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते हैं। भारत का स्वाभिमान बढ़ेगा, पूरे देश का बढ़ेगा, सेना आगे बढ़ेगी, हम खुश होंगे। लोकसभा में एलओसी को कब्जा करने का रेजोल्यूशन है, हमने कहा कि एलओसी में घुस जाइए, कब्जा कर लीजिए एलओसी, लाहौर में झंडा तिरंगा फैला लीजिए, हमारी ये मांगे। ड्रामाबाजी पाकिस्तान का हमेशा रहता है। आईएमएफ में इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर है, क्यों आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया? क्यों नहीं दिया? भारत सरकार ने ऑब्जेक्ट किया। नरेंद्र मोदी 50 से 60 कंट्री घूमे, हजारों करोड़ भारत का पैसा खर्च हुआ, क्यों नहीं बड़ी बड़ी चाइना और दूसरा कंट्री ने रोका कि नहीं पाकिस्तान को लोन नहीं दिया जाए? ट्रंप के साथ इतना गले मिल रहे थे, पाकिस्तान पर लोन क्यों नहीं रोक पाया? आपको कूटनीति क्यों फेल हो गई? ये सवाल जायज है और करेगा। हम तो चाहते हैं आप एलओसी को कब्जा कर लीजिए, पीओके में जाकर हम कब्जा कर लीजिए पाकिस्तान को। क्यों अब तक पाकिस्तान जो इतना हमेशा दहशतगर्दी फैला रहा है, हमारे साथ इतना ज्यादती किया, क्यों नहीं हम जाकर पीओके में घुसकर हम भारत का हिस्सा पीओके को बना ले? आपका भी सवाल वही कूटनीति पर है जो कुछ देर पहले मनोज काका की तरफ से पूछा गया था और जिसके जवाब के लिए हमने रोहन गुप्ता जी को समय दिया था, क्योंकि मनोज काका जी वो स्टेटमेंट देखना चाह रहे थे। मैं लेकर चल रही हूँ रोहन गुप्ता जी के पास दर्शकों को, और बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आईएमएफ को लेकर यहाँ पर जो सवाल पूछा गया सर, तो आईएमएफ ने तो बाद में भी क्लैरिफिकेशन दी कि साहब टास्क दिए हुए थे वो सारे पूरे किए, इस वजह से बोर्ड का फैसला था, और साथ ही साथ भारत की आपत्ति के बाद ही सर 11 और शर्तें भी लगा दी गई हैं किस तरीके से पाकिस्तान वो पैसा खर्च कर सकता है। खैर आइए रोहन जी बताइए, कूटनीतिक के मोर्चे पर स्टेटमेंट सुनना चाह रहे हैं। जापान यूएई प्लेड सपोर्ट टू इंडिया, और स्टेटमेंट पर क्या मॉस्को रीआइटरेटेड इट्स डिसिसिव कमिटमेंट टू अपस्प्रिंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग जॉइंट फाइट विद न्यू दिल्ली अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म एज द इंडियन मल्टी पार्टी डेलीगेशन। क्लियर लिखा हुआ है, आप कैसे ना बोलते हैं? आप पढ़े बिना आ जाते हैं। आपको सरकार में, मैं आपको यही कह रहा हूं रुमाना जी, नियत में जो खोट है, सवाल पूछिए, पर जो चीज तथ्य है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि जो तथ्य है, जो आपके सामने दिख रहा है कि आतंकवाद की आका रो रहे हैं, उनके जनाजे में आर्मी जा रही है, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं दिखता है, और आपको देश की सेना पे सवाल उठा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ, ये हुआ, शर्म आनी चाहिए। आपत्ति यहाँ पे रोमाना जी, ये राजनीति का समय नहीं है कि देश के साथ खड़े रहने का समय हो, वो सेना हो, सरकार हो, सबको मिलके एक ही भाषा में बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान लोग गद्दार लोग है, उनके मीडिया को मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे विरोधी सुर जो है विपक्ष से, उससे उनको मौका मिल रहा है। नहीं मिलना चाहिए। डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे जो डेलीगेशन मिलने जा रहे हैं उसको ये कहना कि ये पीआर एक्टिविटी है, शर्म नहीं आ रही इन बड़े बड़े नेताओं को? क्या ये पीआर एक्टिविटी है? ये हम हमारा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जब दूसरा दौर हो तब हमारे जब सांसद मिलकर आते हैं पूरे विश्व में, एक प्लेटफॉर्म बनता है कि जब पाकिस्तान आगे कभी भी ऐसी हिमाकत करेगा विश्व में कहीं से उसको समर्थन ना मिले। ठीक है, इनको समझना पड़ेगा। प्रशांत रायकवाड़ जी, ठान लिया है विपक्ष ने कि सरकार जो भी करेगी उसके किए पर पानी फेरना है, सरकार जो भी करे उसके किए पर पानी फेरना है। नहीं है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त? जी प्रशांत जी आइए, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मनोज जी आपके पास आ रही हूँ। स्टेटमेंट सुना दिया है आपके लिए पढ़कर खासतौर से। मैं सुन रहा था। हाँ जी प्रशांत जी आइए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा था बहुत ध्यान से। और सरकार में जो दल होता है उसकी जिम्मेदारी देश के नागरिकों के प्रति होती है। पहली बात, रोहन जी को करेक्ट कर दीजिएगा, तो दल अलग है और सरकार अलग है, पहली बात। दूसरी बात, 11 साल में जो आदरणीय मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल ने जो विदेश यात्राएं की, उनका क्या नतीजा निकला। तीसरी बात,
जैसे सर यही नतीजा ही तो पढ़कर सुना रहे थे अभी रोहन गुप्ता जी। बहुत नुकसान हुआ, सर बहुत फिर आप वही ढक के तीन बात क्या नतीजा? अरे आप मुझे बोलने देंगे या आप अपना काम करेंगे? मैं तो बता रही हूँ कि वो नतीजा ही पढ़कर बता रहे थे। बोले छलनी बोले जिसमें 72 छेद, सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। इनका ना भारत के इतिहास में कोई इनका योगदान है, ना आज़ादी में योगदान है। इनका एक जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये बता रहे ये राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट देंगे राहुल गांधी को, जिसकी दादी को जो है 31 गोलियां मारी गई और जिसके बाप को जो है 22 चित्रों में आया उसका शरीर, ये राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट देंगे। वो व्यक्ति खाली जाकर के देश के नागरिकों की बात रख रहा है। वो कह रहा है कि इनको मुआवजा दीजिए। वो कह रहा है कि अग्निवीर के जो हमारे जो युवा अग्निवीर शहीद हुए उनको सेना के शहीद का दर्जा दिया जाए। वो कह रहा है उनको मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी के ऑफिस पे बैठकर कोई आपको सुन रहा है क्या? आज कोई मॉनिटर कर रहा है क्या आपको कि आप कितनी देर तक राहुल गांधी की तारीफें करेंगे शो में बैठकर? मैं वही कह रहा हूँ, हम सरकार के साथ हैं। शो में कितनी देर तक कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को लेकर तारीफें करेंगे? मतलब मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप घुमा फिरा कर वही राहुल गांधी पर आ जाते हैं। सर राहुल गांधी थोड़ी है मुद्दा। चलिए भाई मनोज काका के पास लेकर चलती हूं मैं जरा जल्दी से, दर्शकों को कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। मनोज जी आपने सवाल पूछा था स्टेटमेंट वाला, लीजिए वो निकाल लाए। मैंने उनको समय दिया और उन्होंने स्टेटमेंट पढ़कर सुना दिया। अब तो वही बात हो गई सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आइए मनोज जी जवाब दीजिए। नहीं वही बात क्या हो गई? हम कह रहे हैं कि आधिकारिक रूप से आप भी जानती हैं कि हमारे साथ क्या, बताइए, रसिया मॉस्को का बयान पढ़ रहे थे उस समय हमारे साथ पूरी दुनिया खड़ी थी जब पहलगाम में हमला हुआ। जब हम 7 से लेके 10 तक जब युद्ध के थे, जैसे उसको टर्की तमाम ड्रोन दे रहा था, चाइना उनका सपोर्ट कर रहा था। हमारे साथ जो लोग सामरिक रूप से, जो पहले मुल्क हमारे साथ किसी भी विषम परिस्थिति में एट ए टाइम तुरंत खड़े हो जाते थे, उन मुल्कों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो सामरिक रूप से तो हमारी सरकार फेल हुई, उस पर सवाल हमेशा उठता रहा है और उठेगा। और देश की सेना पर कौन से मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाते थे सर? 71 के अंदर जब 2 टुकड़े पाकिस्तान के किए हमने, तब कौन सा मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ था सर? यूएस हमारे खिलाफ था सर। ये जितने मुस्लिम देश हैं सर, ओआईसी, तो रशिया तो सर अभी भी पढ़कर सुना दिया स्टेटमेंट यहाँ पर रोहन गुप्ता जी ने। हमारे साथ रशिया खड़ा नहीं था उस दौर में भी, हमारे साथ नेपाल जैसा मुल्क खड़ा था। आज तो हमारा पड़ोसी है नेपाल, नेपाल से हमारे रिश्ते कैसे हैं? बांग्लादेश उस समय बना, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कैसे थे, आज कैसे हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा ना। आप बताइए, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कैसे हैं रिश्ते हमारे साथ, आप बताइए। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि सरकार से शिकायत क्या है। मतलब एक मुद्दे पर मैं सवाल पूछती हूँ, वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। सर मैं कसम से दर्शक में कंफ्यूज हो रहा होगा कि आप लोगों को दिक्कत किस बात से, मतलब अब आप नेपाल पर आ गए सर, बांग्लादेश से आपको साथ चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो सर? आपकी रोमाना सरकार की प्रशंसा आपकी प्रतिबद्धता होगी। सरकार की खामियों को भारतीय जनता पार्टी कोई देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई देश नहीं है। अब बताइए आप सर, जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझ पर आ जाते हैं, मीडिया को आप लोग घेरने लगते हैं कि सरकार की तारीफ करना प्रतिबद्धता आपकी होगी। सर कोई प्रतिबद्धता यहाँ पर किसी की नहीं है। जो कॉमन सेंस में सवाल आ रहे होते हैं वही सवाल पूछ रहे होते हैं। भाई आपने कहा रूस हमारे साथ था, मैंने समय दिया, मैंने तो आप ही के सवाल को आगे बढ़ाया। रोहन गुप्ता बाकायदा वो स्टेटमेंट निकाल कर लेकर आए, स्टेटमेंट पढ़कर बता दिया। अनकॉम्प्रोमाइजिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां पर। न्यू दिल्ली के साथ अपनी सॉलिडारिटी वहां पर रूस की तरफ से दिखाई गई है। सर और क्या चाहिए आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब आपने पहले रूस को लेकर पूछा। सर आपको पता है किस तरीके से दुनिया के तमाम देश आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हुए थे। मतलब आप कितना हल्का कर देते हैं सर। जब वो एक के बाद एक स्टेटमेंट आपको सुनाने लगे तो आप नेपाल और बांग्लादेश पर आ गए। एक मिनट रोहन जी आपके पास आ रहे हैं, कृष्णा हेगड़े जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी के पास चलेंगे लेकर, दर्शकों को बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी जी आ रही हूँ। नहीं आप ही के पास आ जाऊंगी। कृष्णा हेगड़े जी को सुन लीजिए ना। जी आइए कृष्णा जी। ये सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हाँ जी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आजादी में संघर्ष कर रही थी, तो सभी स्वतंत्र सेनानी घर पे बैठे थे, पूरा देश घर पे बैठा था, सिर्फ कांग्रेस ही संघर्ष कर रहे थे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम सुना है क्या आपने, इनका आप हमेशा अपमान करते रहते हैं। दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो भारत का जीत है, भारतीय सेना का जीत है, उसको डाइल्यूट करके आप पाकिस्तान का नैरेटिव चलाते हैं। आपको शर्म नहीं आती अभी तक? देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, ये आप समझ के रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके नेता कह रहे छुटपुट युद्ध, आपके एक दूसरे नेता कह रहे
नींबू मिर्ची। देखिए, देश का जनता का अपमान मत कीजिए, देश की सेना का अपमान मत कीजिए, और जो सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने हमको सक्षम और ताकतवर नेतृत्व दिया, बालाकोट हो या अभी पहलगाम के आतंकवादी अटैक के बाद, मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और आने वाले दिनों में भी उन्होंने कहा है कि एनी टेररिस्ट अटैक ऑन आवर लैंड विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जी, तो सीज फायर का मतलब आप समझिए, डिप्लोमेसी का भी आप मतलब समझिए, तो आपको आपका प्रश्न जो है खुद मिल जाएगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक बार फिर से हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, सेना को लेकर विपक्ष लगातार एक सुर में सब ये बोलते हैं कि साहब सेना का पूरा सम्मान है, सेना के शौर्य पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है, तो सर यहां पर क्या जनभावना के साथ अब आप लोग खिलवाड़ करने पर उतर आए? क्योंकि लोग तो खुश हैं, लोगों को तो लग रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है, सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के साथ वो रद्द कर दिया गया है जो आज तक नहीं हुआ। सर, इतने सालों में इतने बड़े बड़े युद्ध हमने लड़ लिए तब भी, तो सर ऐसे में लोगों को लग रहा है ठीक हो गया, पर ये विपक्ष क्या जनभावना और भड़काने का काम लोगों को कर रहे हैं क्या आप? जी देखिए, विपक्ष भड़काने का ना काम कर रहा है, ना सेना के पराक्रम के साथ अगर कोई खड़ा है सच में। हाँ। पहले भी खड़ा था, मैंने बताया कि श्रद्धेय नेताजी ने ही सेना के हौसले को और बढ़ाया था। उनके पहले 100 घर नहीं जाते थे, टोपियां जाती थी, लेकिन श्रद्धेय नेताजी अपने रक्षा मंत्रित्व काल में सेना शहीदों के 100 उनके घर जाते हैं और उनके पराक्रम को पूरे देश में दिखाया जाता है, और डीएम और कलेक्टर आकर के सलामी करते हैं। बिल्कुल लेकिन सेना के पराक्रम और सेना के बेटियों का अपमान और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने करा, सेना के और हमारे एक अच्छे और बहादुर अफसर विक्रम मिश्री के पर सबसे ज्यादा अपमानजनक जो टिप्पणी करा वो भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल के लोगों ने करा। उस जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बेवा जो बहादुर जो बहन है, उसका सबसे ज्यादा अपमान किसने करा? हिमांशी नरवाल की बात कर रहे हैं आप? हाँ। जी बिल्कुल, हिमांशी नरवाल की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो कौन नहीं जानता है? हाँ। तो जो सबसे ज्यादा जो लोग सेना के साथ कभी नहीं खड़े रहे, हाँ। जो उनके पराक्रम को अपना पराक्रम बताना चाहते हैं बहुत चतुराई से, मैं ये देश जानना चाहेगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मुद्दे पर आप हमारे मैं चल रही हूँ रोहन गुप्ता के पास लेकर। रोहन जी, विपक्ष को दिक्कत इस बात पर है, विपक्ष को दिक्कत इस बात पर है कि सेना अरे अच्छा बोलिए, 30 सेकंड और लीजिए 30 सेकंड। रोहन से पूछिए कि विक्रम मिश्री का क्या दोष था, हिमांशी बेटी का क्या दोष था, आपके लोगों ने क्या क्या कहा? इनसे पूछिए कि वो 4 लोग जिन लोगों ने हमारे 26 लोगों की जान ली, उनका जान कब लोग गया? आज तक उनको ढूंढ नहीं पाए। लगाइए अपने सवालों को, इतना टाइम ही नहीं बचा है। रोहन जी जवाब कैसे देंगे? रोहन जी आइए जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि साहब ये सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए बीजेपी जो है वो बज़द हो गई है, और दूसरे आपके नेता जिस तरीके का अपमान कर रहे हैं सर सेना को लेकर, उस पर सवाल जवाब। सुनिए, अभी आप एक आधिकारिक प्रवक्ता हैं, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा कि जब आप कोई स्टेटमेंट डिबेट में करें, चेक करके करें। ये देश की बात है, मैं कोई आपको व्यक्तिगत टिप्पणी में ना कभी करता हूं ना मैं कभी करूंगा, पर जब हम डिबेट करें तब हमको हमारा विवेक नहीं चूकना चाहिए। और इनको अपने नेता से आपने 4 सवाल पूछे, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ रोमाना जी, किसी भी व्यक्तिगत बयान का मैं विरोध करता हूँ। इनके बड़े नेता ने जो स्टेटमेंट दिया आपके सामने है, किसके बारे में स्टेटमेंट दिया आपके सामने, उसका भी जवाब दे दे। तो मुझे नहीं लगता है कि छींटाकशी का सवाल हर बार गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते रोमाना जी। हम जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पे जब बैठे डिबेट में आते हैं तब देश की बात करते हैं, और इसी प्रकार के जो अभी मनोज काका ने स्टेटमेंट दिया, इसी का हमारा गद्दार जो मुल्क है उसका फायदा उठाता है। मत करिए, स्टडी करके आइए, सवाल पूछिए, पर सवाल में नियत आपकी देश की हित होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। विजय शाह पर तो बोल दीजिए सर 2 शब्द, हम तो कह कर थक गए कि ऐसा बेशरम मंत्री अभी तक सर कुंडली मारकर बैठा हुआ है कुर्सी पर। किसी भी प्रकार का ऐसे जो होता है मैं खंडन करता हूं, और आप देखेंगे एक्शन होगा। ठीक है उनके जो नेता सर, बार यही सुनने के लिए मिल रहा है एक्शन होगा, लेकिन वो एक्शन कब होगा? जिस दिन एक्शन होगा सर, मुझे लगता है वाकई में देश में उस दिन मिठाइयां जरूर बटेंगी। बहुत धन्यवाद सर, समय आज मेरे पास इतना ही है इस चर्चा के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।